हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीता सोनी, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जीएचएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़। बीएससी पार्ट 3 का टॉपिक चल रहा है आपके मानव आनुवंशिकी का सामान्य ज्ञान या यूजेनिक्स। इसके अंदर आज हम टॉपिक कर रहे हैं उपापचय की अंतर्जात विकृतियाँ या इनबोर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो मनुष्य में चयापचयन की अंतर्जात विकृतियों का वर्णन जो है सबसे पहले वो ई गेरार्ड ने किया था और उनकी पुस्तक इनबोर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म में प्रकाशित हुआ था। तो गेरार्ड ने फिनाइल एलानिन के पाचन से संबंधित 3 प्रमुख रोगों का वर्णन किया था और यह ज्ञात किया कि यह तीनों रोग ही अप्रभावी जीन के द्वारा चयापचयी विकृतियां नियंत्रित की जाती है। पहला रोग है इसमें आपके फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया अंतर्जात उपापचयी विकृति है तथा वंशागति प्रदर्शित करता है। यह लक्षण अप्रभावी होता है तथा अप्रभावी जीन PP के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जब इस रोग के स्मॉल p अप्रभावी जीन उपस्थित होते हैं तो मनुष्य शरीर में फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बनता, जिसके फलस्वरूप फिनाइल एलानिन का रूपांतरण टायरोसिन में नहीं हो सकता। यानी फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में सामान्य अवस्था में टायरोसिन में परिवर्तित होता है। मनुष्य के रक्त तथा मस्तिष्क मरुरज्जुदीय द्रव्य में फिनाइल एलानिन तथा इसके बाद के उत्पाद जो है इसके जैसे फिनाइल पायरुविक अम्ल, फिनाइल लैक्टिक अम्ल आदि संचालित हो जाते हैं। और मानसिक विकृतियां जैसे मंदबुद्धि, न्यून रंजकता इत्यादि ये लक्षण प्रदर्शित करते हैं। दूसरा रोग जो इसके अंदर है वो है एलकेप्टोन्यूरिया। उपापचय की या चयापचय की यह अंतर्जात विकृति भी आनुवंशिकता प्रदर्शित करती है तथा अप्रभावी जीन a द्वारा अप्रभाविता का गुण भी प्रकट करती है। इस अप्रभावी लक्षण के अंतर्गत होमोजेंटेसिक अम्ल ऑक्सीडेज का निर्माण रुक जाता है, जिससे होमोजेंटेसिक अम्ल जो टायरोसिन का उत्पाद है एसिटोएसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो सकता है। यह होमोजेंटेसिक अम्ल रक्त में इकट्ठा होकर मूत्र के साथ बाहर उत्सर्जित होने लगता है। होमोजेंटेसिक अम्ल युक्त मूत्र जब वायु के संपर्क में आता है तो यह काला हो जाता है, अतः रोगी द्वारा मूत्र उत्सर्जित करते ही वह काला हो जाता है। अतिरिक्त होमोजेंटेसिक अम्ल उपास्थियों के कोलेजन तंतुओं तथा दूसरे संयोजी ऊतकों से संबद्ध होकर कर्ण और आंखें जो है वहां काला रंग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट जो आपके हैं वो है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म जो है वो आनुवंशिक रोग होता है जो त्वचा, बाल, आंखों पर मिलेनिन वर्ण का अभाव होता है। इसके अंदर ऐसे रोगी प्राय सफ़ेद पीले रंग के तथा उनके बाल और आंखें जो है भूरी होती है। ये सूरजमुखी कहे जाते हैं और प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। ये चयापचयन की अंतर्जात विकृति है, इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है जो अप्रभावी जीन स्मॉल c के द्वारा नियंत्रित होती है। इसके अप्रभावी जीन की उपस्थिति के कारण टायरोसिनेज नामक एंजाइम उत्पन्न नहीं हो सकता, जिससे टायरोसिन को मिलेनिन वर्णक में बदले जाने की क्रिया रुक जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर जो है वो है सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेप्ट एनीमिया। तो आधुनिक अध्ययनों से ये ज्ञात हुआ है कि कई प्रोटीन एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बने होते हैं, अतः एक जीन किसी एंजाइम या प्रोटीन के पूर्ण अणु का संश्लेषण करके केवल एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण को नियंत्रित करता है, जबकि आधुनिक सिद्धांत के अनुसार एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड सिद्धांत को निग्रो जाति के मनुष्य में होने वाला सिकल सेप्ट एनीमिया नामक रोग
के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन में एमिनो अम्लों के अणुओं के विन्यास में भिन्नता इस रोग का आणविक कारण है। इसमें सिरा रुधिर में लाल रुधिर कोशिकाओं की आकृति में परिवर्तन हो जाता है। ऑक्सीजन की सांद्रता में न्यूनता के कारण लाल रुधिर कणिकाएं अपनी सामान्य आकृति में परिवर्तन कर सिकल सेप्ट या दरांती के आकार की हो जाती है। इस कारण ही मोलाइटिक अरक्तता इसे या हीमोलाइटिक एनीमिया उत्पन्न हो जाता है, अर्थात लाल रुधिर कणिकाएं विच्छिन्न हो जाती हैं। इस रोग का प्रमुख कारण हीमोग्लोबिन में एमिनो अम्लों के अणुओं के विन्यास में अंतर होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का जटिल प्रोटीन है जिसका आणविक भार 64,000 होता है। इसमें 600 एमिनो अम्ल होते हैं। ये सभी एमिनो अम्ल हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में व्यवस्थित होते हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। सिकल सेप्ट के सदृश हीमोग्लोबिन HbS सिकल सेप्ट हीमोग्लोबिन की श्रृंखला में उपस्थित 7वें नंबर के पेप्टाइड वेलिन अमीनो अम्ल होता है, जबकि सामान्य हीमोग्लोबिन में इसी स्थान पर ग्लूटामिक अम्ल होता है, अर्थात यहाँ पर ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर वेलिन होता है। एमिनो अम्लों के विन्यास में अंतर DNA अणु के छठे त्रिक में 4 युग्मों में अंतर के द्वारा ये नियंत्रित होता है। अतः सिकल सेप्ट एनीमिया जो है वो कुल 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की 2 बीटा श्रृंखलाओं में केवल एक जीन के उत्परिवर्तन का परिणाम स्वरूप होता है। इसे सिकल सेप्ट एनीमिया कहते हैं। चित्र के अंदर दिखाया गया है सामान्य लाल रुधिर कोशिकाएं जो है और सिकल सेप्ट लाल रुधिर कोशिकाएं जो है ये आकार में परिवर्तित हो जाती है। सिंड्रोम्स मनुष्य में गुणसूत्र संख्या में विभिन्न असामान्यताओं के फलस्वरूप उत्पन्न लक्षणों के आधार पर निम्न सिंड्रोम का ज्ञान संभव हो पाया है। जैसे पहला है टर्नर सिंड्रोम। इसे गुणसूत्र विपथन के अंतर्गत एन्यूप्लॉइडी के नाम से भी इसका अध्ययन करते हैं। यह लिंगीय असामान्यता स्त्रियों में टर्नर द्वारा 1938 में खोजी गई थी। इसे मोनोसोमी से टर्नर सिंड्रोम प्राप्त होता है। इसमें गुणसूत्रों की कुल संख्या मोनोसोमी अर्थात 45 के स्थान पर एक क्रोमोसोम कम होगा, 46 के स्थान पर यहाँ पर एक क्रोमोसोम कम होता है, अर्थात क्रोमोसोम की संख्या यहाँ पर 45 होती है, 2n-1। जिस गुणसूत्र की कमी होती है वह यहाँ पर X गुणसूत्र होता है। इससे गुणसूत्रीय व्यवस्था जो है 22 प्लस X हो जाती है। इस कारण XX गुणसूत्रों में अवियोजन होता है। इसका कारण जो है वो अर्धसूत्री विभाजन के समय जो XX गुणसूत्र हैं उनमें अवियोजन होता है। जब एक असामान्य बिना X गुणसूत्र का अंडा X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से निषेचित होता है तो उत्पन्न शिशु में X0 गुणसूत्र होते हैं। ये जनन क्षमता विहीन स्त्री होती है। लक्षण प्रारूप की दृष्टि से ये स्त्री के समान दिखाई देते हैं, किंतु इनमें मासिक धर्म नहीं पाया जाता। अंडाशय मात्र सफेद उत्तक की अतिवर्धित उभार के रूप में होता है। यहाँ पर स्तन अल्प विकसित, ग्रीवा झिल्ली युक्त, कानों का कुछ नीचे होना, छाती का अधिक चौड़ा होना, औसत से कम लंबाई, स्त्री हार्मोन बहुत ही कम, बौनापन ये प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी इनमें कम मानसिकता या मानसिक बुद्धि पाई जाती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम यह भी एन्यूप्लॉइडी का उदाहरण है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक लिंगीय असामान्यता होती है जो पुरुषों से संबंधित है। इसे सर्वप्रथम हैरी ने ज्ञात किया था। इसके अंतर्गत नरों में कुल 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसे ट्राइसोमी भी कहते हैं, जिसमें 2n+ स्थिति होती है। इस सिंड्रोम वाले नरों में एक X गुणसूत्र अधिक होता है। इस कारण असामान्य अंडे इसका कारण जो है
वो असामान्य अंडे होते हैं जिनमें XX गुणसूत्र होते हैं और XX गुणसूत्र के अंडों का निषेचन Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु से होता है, जिससे 44 + XXY स्थिति उत्पन्न होती है। इससे इस असामान्यता में अंडे जो है वो नॉन डिसजंक्शन के द्वारा बनते हैं और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले नर जो है वो बंधे होते हैं, जिनमें नर जनन ग्रंथि अल्प विकसित, प्रश्न छोटे और जो है इसमें शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता है। इनके जननांग जो है कम विकसित होते हैं, मानसिक रोगी होते हैं और नर हार्मोन का स्तर जो है इनमें कम होता है। कभी कभी जो है यहाँ पर X गुणसूत्रों की स्थिति जो है वो टेट्रासोमिक या पेंटासोमिक भी हो सकती है। डाउन सिंड्रोम एलिंग गुणसूत्र या ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी है ये। इसके अंतर्गत एलिंग गुणसूत्रों में मिलने वाली एकाधिसूत्रता या ट्राइसोमी होती है। 21वें 17वें या 13 से 15 तक के जो गुणसूत्र हैं उनमें जो है ये हो सकती है, लेकिन अधिकांश रूप से 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण डाउन सिंड्रोम उत्पन्न होता है। इसे सबसे पहले लैंगडॉन डाउन ने 1866 में इसके बारे में बताया था और इन्हें मंगोलियाई मूर्ख कहा था। इस कारण इन्हें डाउन सा लक्षण भी कहते हैं। इस प्रकार का जो डाउन सिंड्रोम है यह 21वें गुणसूत्र का अवियोजन होने से होता है। अर्धसूत्री विभाजन के अंतराल में होता है, जब 21वां जोड़ा पूरा ही एक अंडे में पहुंचकर सामान्य शुक्राणु से निषेचित होकर डाउन सिंड्रोम उत्पन्न करता है। इनके चेहरे की आकृति मंगोल के समान होती है और इनकी जीवा मोटी और सर्वदा मुख जो है वो खुला रहता है। नाक तिरछा, कान की बनावट में अगठित, असामान्य हथेली, स्थूल पैर, तिरछे नेत्र, मानसिक रूप से ये मंद होते हैं। एमनियोसेंटेंसिस यह एक आधुनिक टेक्निक है जिसके अंतर्गत परिवर्धित हो रहे भ्रूण के एमनियोटिक द्रव्य की कुछ बूंदें जो है निकालकर उन पर प्रयोग करते हैं। एमनियोटिक द्रव्य सुई के द्वारा निकाला जाता है। इस द्रव्य में भ्रूण की कुछ कोशिकाएं आ जाती है, इन्हें उपयुक्त माध्यम में संवर्धित करते हैं। यदि कोशिकाएं द्रव में स्पष्ट होती है तो संवर्धित नहीं की जाती, सीधे ही उन्हें हम देख सकते हैं। इन कोशिकाओं की परीक्षा से उपयुक्त परीक्षण द्वारा भ्रूण की गुणसूत्रीय और जैव रासायनिक असामान्यताओं का ज्ञान किया जा सकता है, अर्थात असामान्य भ्रूण होने की दशा में उस भ्रूण को गर्भपात के द्वारा समाप्त कर देने का परामर्श दिया जाता है। गर्भकाल के 3रे माह से पूर्व तक इस तकनीक के माध्यम से भ्रूण के लिंग का ज्ञान भी किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे। थैंक यू।